आज से 24 साल पहले यानी कि साल 1999 में कांग्रेस से बगावत करके जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार ने खड़ा किया था, आज उसी पार्टी को उन्हीं के भतीजे अजीत पवार बगावत करके ले उड़े हैं। यही नहीं, बाकी हो चुके अजीत पवार का कहना है कि अब एनसीपी पर उनका अधिकार है, यहां तक कि पार्टी के सिंबल पर भी। महाराष्ट्र का राजनीतिक मिजाज वहां की बारिश की तरह है, न जाने कब बरसने लगे और कब बादल साफ हो जाए। लेकिन चाचा भतीजे के बीच ये सियासी लड़ाई केवल महाराष्ट्र तक होती तो बात कुछ और होती। ये महाराष्ट्र से होते होते अब यूपी और बिहार तक चली आई है और सियासी हलकों में ये बात अब जोर शोर से उठने लगी है कि जल्द ही बिहार और यूपी में भी होने वाला है कोई बड़ा खेला। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे बात। से नाराज चल रहे हैं। तो कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज है। और जिस तरह मतलब आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 एमएलए और आरजेडी के मतलब आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 एमएलए चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी मतलब उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए, तो इसीलिए एमएलए में विधायकों में नाराजी है। और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है उसमें भी फूट हो सकती है। और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। इसी तरह की बहुत जगह पर बंडखोरी हो सकती है। महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। भाई वो तो खुद सबूत उनके सांसद दे रहे हैं। उनके सांसद तो ओपन आकर के आपके सामने बाइट दे रहे हैं ना। और कौन सांसद क्या कह रहे हैं? अरे उनके दो सांसद आगे नाराजगी जता रहे हैं अपने नेता के ऊपर। किस चीज पे? अब आप नहीं देखे उसको लगता है। ये आप बताइए तो। जो रवैया है सरकार का, जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से वो नाराज है। और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ या भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के सियासी लड़ाई के बाद हर तरफ भूचाल आया हुआ है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन पवार को झटका, विपक्षी एकता का पेच अधर में लटका। चाणक्य के साथ खेल कैसे हो पाएगा? विपक्ष का आपस में मेल, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, कोशिशें तो जद्दोजहद तो देखने को मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट उसका मिलता हुआ अभी दिखाई दे नहीं रहा। ऐसे में सवाल ये भी कि महाराष्ट्र में सिर्फ झांकी, यूपी बिहार अभी बाकी। चाचा भतीजे की राह करेगी एनडीए की राह आसान? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान इस समय जो जुड़ गए हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवा देती हूं। बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ गणेश पाटिल जी भी इस समय जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी, सवाल आप ही के साथ। भाई खलबली सी पैदा हो गई है महाराष्ट्र में, आप लोगों ने जिस खेल को अंजाम दिया बिहार में और उत्तर प्रदेश में, क्या बातचीत चल रही है? वहां भी कुछ ऐसे सियासी उठापटक को अंजाम देने वाले हैं? ये खेल भाजपा ने नहीं शुरू किया, ये अभी जो विपक्षी दलों ने बिहार में बैठक की, ये उसकी प्रतिक्रिया है
अच्छा। वो जो विपक्षी दल है वो अपने साथ में जो विधायक हैं उनको इस प्रकार मान करके चले कि हम जिधर इनको हाक देंगे वो वहां चल देंगे। और आज उन विधायकों का जमीर जग रहा है, वो देख रहे हैं कि देश में जो प्रगति कर रही है सरकार, हमें उसके साथ में चलना होगा। हम जिस तरीके से अभी इन्होंने बिहार में बैठक की, उस बैठक के नतीजे जो है वो नीलबटा सन्नाटा रहे। आरोप ये लग रहे हैं शांत प्रकाश जाटव जी, आप कह रहे हैं जमीर जग रहा है, वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के हंटर का ये असर है, उससे उन्हें डर लग रहा है, इसलिए आपके खेमे में शामिल हुए। जाटव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, आप बीच में बोल देती है ना, मैं जब बोल रहा हूँ तो आप बीच में। सर काउंटर क्वेश्चन तो लूंगी ना, क्वेश्चन तो लूंगी ना सर। सुन पाती, मैं आपकी बात नहीं पाता। काउंटर क्वेश्चन तो लीजिएगा ना सर, उसे कैसे अवॉइड करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि जमीर जग रहा है, अच्छी बात है, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। तो देखो ना, काउंटर क्वेश्चन तो ले लूंगा, मगर आप टेक्नोलॉजी भी तो देखो ना। जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अब आप मुझे पूछो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं आप पूछती हूँ सर आपसे। आप कह रहे हैं कि जमीर जग रहा है और इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि जमीर नहीं जग रहा है, बल्कि वो फाइलें जो खुली थी उनके खिलाफ, ईडी ने और सीबीआई ने जो हंटर चलाया था उनके खिलाफ, दरअसल ये उसका डर है जिस वजह से वो आपके खेमे में आए हैं। ठीक है, वो उनके पास में और कोई जवाब तो है नहीं, तो वो जाहिर सी बात है वो इस बात को बोलेंगे, क्योंकि बड़ा आसान है कि भाई ईडी और जो है ना तमाम बातें हैं, इस वजह से जो है ये लोग जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो राहुल जी को और सोनिया जी को यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी जमानत पे है। ये इनफैक्ट क्या है कि इस बात के पीछे वो नहीं छिपेगा कि जो है ना जो सच्चाई है वो नहीं छिप सकती है। यहाँ बात असल में यह है कि वह लोग जो वो विधायक जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा। और वहाँ की जनता जो है इस प्रकार की घटनाओं को जिस तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे हैं उसको नहीं स्वीकार कर रही, और इसी कारण से वो दबाव है उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता का कि हाँ हमें वो सुशासन के साथ चलना होगा, हम सही दिशा में चलना होगा ताकि जो है हम दोबारा जीतें। तो ये दबाव जो है उन विधायकों को भाजपा की ओर आकृष्ट कर रहा है, और इसका ही परिणाम है महाराष्ट्र में जो है हम लोगों के साथ में। लेकिन रामदास अठावले ने जो बयान दिया है, चाचा भतीजे की लड़ाई एक तरफ तो बिहार में चल रही है, दूसरी तरफ वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, ऊपर से संजय निषाद की प्रतिक्रिया सामने आ गई, ओपी राजभर की प्रतिक्रिया सामने आ गई, ये माना जाए सर वहां भी जल्द ही कुछ सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए, जमीर तो सब जगह जहाँ है विधायकों का, और जो विधायक हमारे साथ में आने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं, स्वागत है। ठीक है, क्योंकि अगर वो देश की प्रगति के लिए भाजपा के साथ में शामिल हैं, मोदी जी के साथ में शामिल हैं, तो उनका स्वागत है। ठीक है, उनका स्वागत है। इम्तियाज अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, प्रदेश सचिव है जेडीयू के, और हमारे साथ गणेश पाटिल जी भी जुड़े हुए हैं, एनसीपी प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले अंसारी साहब आपका रुख करूंगी। भाई, आप तो एक तरफ विपक्षियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो विपक्षी एकजुटता को झटके पर झटका मिलता नजर आ रहा है, और ऊपर से अब अटकलें इस बात की भी कि भाई जेडीयू भी एनडीए में शामिल हो सकती है, जेडीयू में भी टूट गया असर। देखिए शिल्पा जी, विपक्ष का पटना में जो बैठक हुआ उसके बाद देश में दो तस्वीरें सामने आई, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और विपक्ष की एकजुटता को एक करने वाले आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, तो दोनों आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, तो दोनों का पुनः फिर सामने आ गया। एक तरफ आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो लोकतंत्र की पर भरोसा रखते हैं, देश के संविधान पे भरोसा रखते हैं, विपक्ष को एकजुट कर करके लोकतंत्र की बचाने के लिए और देश के संविधान की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो लोकतंत्र पे इनको विश्वास नहीं है, देश को विपक्ष विहीन सत्ता में ये चाहते हैं, और ईडी या सीबीआई और आईबी का इस्तेमाल, हंटर का इस्तेमाल करके विपक्ष विहीन सत्ता ये चाहते हैं, और उसके लिए अभी खुद
अभी तो 2-4 दिन पहले ही तो बोल रहे थे कि एनसीपी के नेता 7,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, और आज वो एक भाजपा कैसा वॉशिंग मशीन है कि 2 ही दिन के बाद वो नेता इनके वॉशिंग मशीन में आ गए और साफ सुथरा हो गए। तो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी देखिए षड्यंत्र कर रही है, और विपक्ष की एकता से विपक्ष की एकता को देश की जनता ने जो स्वीकार किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री स्वीकार करेगी नहीं करेगी वो तो बात की बात है सर। मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है मौजूदा तस्वीर को देखकर कि विपक्षी दल ही आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, स्वीकार एक दूसरे को नहीं कर पा रहे हैं। जनता तो जब करेगी तब करेगी। देखिए, जो विपक्षी दल पूरी तरह एकजुट और एकमुश्त है, और ये इस तरह का घटनाक्रम होने से विपक्ष की एकता और अटूट और मजबूत होगी, और देश यहाँ तो सर बीजेपी का कुनबा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए तो सही, महाराष्ट्र में ये झटका जो विपक्षियों को लगा है, महाविकास आघाड़ी की गाड़ी को लगा है, कहां से एकजुटता दिख रही है, कहां से मजबूती दिख रही है, समझा दीजिए। महाराष्ट्र में अभी किस तरह से इन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ इन्होंने सरकार बनाया। अगर इनको जनता की खौफ नहीं होती तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, वो चुनाव नहीं करा रहे, जनता से इस तरह से खौफ खा रहे, और लेकिन ईडीआई या सीबीआई धन बल का प्रयोग कर करके, और जिस तरह से पहले भी देखिए कर्नाटका में भी इन्होंने सरकार गिराया था, चुनाव हुआ, इनका सुपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश में इन्होंने जिस तरह का षड्यंत्र करके चुनी हुई सरकार को गिरा के भाजपा की सरकार बनाई है, 2-3 महीना में चुनाव होने वाला है। अच्छा। मध्य प्रदेश में भी इनको समझ में आ जाएगा। और इस तरह का षड्यंत्र करने से विपक्ष की एकता और मजबूत हो रही है, और जनता के बीच में ये सीधा संदेश जा रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह का षड्यंत्र कर करके देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, और संविधान को तार कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसे विपक्षी एकता के लिए झटका बता रहे हैं, आप इसे मजबूती करार दे रहे हैं। ठीक है सर, जनता पर छोड़ देते हैं, जनता सभी को देख रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि सुपड़ा साफ आखिरकार होगा किसका। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। गणेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीपी का पक्ष रखने के लिए। गणेश जी, ये विपक्षी एकता को झटका या बीजेपी के लिए मजबूती? देखिए, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। जैसे हमारे साथी उन्होंने कहा, वो बात बराबर है, क्योंकि इनका विश्वास लोकतंत्र पे नहीं है। ये चुन के तो आए लोकतंत्र का, लेकिन ये चुनने के बाद इन्होंने जो लोकतंत्र का जो शिखल यानी कि जो बना दिया है ना, इसका नतीजा महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ लोगों की पड़ी है तो लोगों के बीच में जाके लोगों से वोट मांगो, ना कि किसी के पक्ष को फोड़ के हमारी मजबूती बना। अगर आपको लोकतंत्र में विश्वास है तो लोगों के पास जाओ और लोगों को बोलो कि हमने ये काम किया है, वो काम किया है, और लोगों को हमको वोट दो। उनको बुरा विश्वास है कि लोग हमें वोट नहीं देने वाले, इसीलिए जैसे अन्य पक्ष को फोड़ के हमारा बलकटीकरण करना है, इसीलिए महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन गणेश जी, सवाल फिर खड़ा हो रहा है कि शरद पवार विपक्षियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनसे अपनी पार्टी ही नहीं संभली। पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा था, क्या अनभिज्ञ थे वो? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में लोकशाही है। जिनको अगर हमारे विचार पटते हैं वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं पटते वो जाएंगे। उसके लिए किसी को हम मना नहीं करते। हाँ, उन्होंने जो किया है, उनके मन को डर लग रहा है, इसलिए वो उधर गए। उसके क्या कह सकते हैं हम? ऐसे में आप लोग क्या किसी कार्रवाई की तैयारी में जुटे हुए हैं? क्योंकि संजय राउत ने भी इशारा किया है कहीं ना कहीं कि बहुत जल्द सीएम बदल जाएगा, एकनाथ शिंदे भी सीएम पद पे नहीं रहने वाले हैं, और वो लोग कार्रवाई करने के फिराक में इस समय लगे हुए हैं। किस तरह की कार्रवाई के चक्कर में सर आप लोग? देखिए मैडम, फिलहाल महाराष्ट्र में जो सरकार है वो असंवैधानिक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। अभी अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर रखा है, विधानसभा का अध्यक्ष भी जो हमारा जितनी देरी हो जाए उतनी देरी कर रहा है। अच्छा। ये किसके खिलाफ है? ये लोकतंत्र और राजघटना के खिलाफ है। अगर इनको अगर कुछ है, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि इनका अगर जमीर है तो जमीर को सामने रख के कहिए कि हम लोकतंत्र को मानते हैं। ये लोकतंत्र को नहीं मान रहे, इसीलिए जितना चाहे उतना ये चिखल कर रहे हैं और हर जगह लोकतंत्र को अपने पैरों के तले कुचल रहे।
चलिए ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित भी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार। दीक्षित साहब, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? महाराष्ट्र तो झांकी, यूपी और बिहार अभी बाकी। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, क्या अब उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी होने जा रहा है? नमस्कार शिल्पा जी। जी आपके जितने भी को पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं चैनल पे, श्री गणेश जी, इम्तियाज जी और शांत प्रकाश जाटव जी को भी मेरा नमस्कार। एक सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण बात कह के मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, अभी इम्तियाज साहब बड़ी दर्द के साथ ये बयान कर रहे थे कि किस तरह से विधायकों को बीजेपी जगह जगह पे अपने साथ सत्ता में जोड़ रही है। ये लोकतंत्र का जो स्वरूप बन रहा है, ये देश और समाज के लिए हितकारी नहीं है। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले शिल्पा जी, ठीक 1 साल पहले 11 जुलाई 2022 को यही बिहार में, जहां से इम्तियाज जी हैं, वहां पे AIMIM के 5 विधायकों में से 4 विधायकों को डिफेक्ट करा करके आरजेडी ने अपने यहाँ शामिल कर लिया, जबकि उनको जरूरत नहीं थी। लेकिन उनको सबसे बड़ी पार्टी अपने को बनाना था विधानसभा में। तो उस समय तो जेडीयू हाथों पे हाथ धरे इसकी प्रशंसा कर रही थी। जेडीयू लगातार ये कह रही थी कि ये तो लोकतंत्र का तकाजा है, किसी को अगर किसी पार्टी में जाना हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे लोकतंत्र क्या बहुत जिंदाबाद हो रहा था इम्तियाज साहब। तो जब छोटे स्तर पे 5 में से 4 विधायक डिफेक्ट करते हैं तो वहां लोकतंत्र की जय जयकार होती है इम्तियाज साहब के लिए। लेकिन बड़े स्तर पर 53 में से 40 से 42 विधायक अगर शरद पवार से टूट जाते हैं तो वहां लोकतंत्र की त्रासदी हो जाती है। जब राजनीतिज्ञ किसी देश और लोकतंत्र में शिल्पा जी इस तरह के पैरामीटर लेके बात करते हैं ना, तब यही स्थिति बनती है देश में, समाज में। इसीलिए अगर कहीं भी मोरालिटी की बात है तो हमेशा मोरालिटी की बात, जैसे वाजपेयी साहब का कहना था कि एक मत से उनकी सरकार गिर गई 1997 में, उन्होंने स्वीकार किया, दल बदल नहीं कराया, वो था मोरालिटी। लेकिन ये जो आज विपक्षी एकता बनाना चाहते हैं दल, वो अगर मोरालिटी की बात कहे तो हमें बड़ी हंसी आती है। जी ठीक है, जाहिर तौर पर सर देखिए, मुझे लगता है ये सभी राजनीतिक दलों पर आज की तारीख में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मोरालिटी, नैतिकता किसी में नजर नहीं आती होती तो शायद राजनीतिक स्तर आज की तारीख में इतना इस हद तक ना गिरता। लेकिन मैं जो आपसे समझना चाहूंगी, देखिए दीक्षित जी, महाराष्ट्र में जो हुआ एकदम से हुआ, सडनली हुआ। शरद पवार को शायद भनक तक नहीं लगने दी गई, क्योंकि अगर लगती तो वो बात करते, बचा लेते शायद इस स्थिति को। तो क्या ऐसा ही कुछ लग रहा है आपको? शिवपाल यादव या अखिलेश यादव की बात कर ले उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर बिहार के अंदर हम चाचा भतीजे की बात कर ले, या फिर जेडीयू के ही अंदर बात कर ले, टूट के कयास लगाए जा रहे हैं कि एक खेमा जेडीयू में ये चाहता है कि हम अलग हो जाए, या फिर जिस तरह से डिप्टी सीएम की मांग यहाँ पर महाराष्ट्र में की गई ना, वो लोग भी कुछ इसी कोशिश में है। तो क्या ऐसा होता हुआ संभव नजर आ रहा है? क्या वाकई में अंदर खाने कोई बातचीत चल रही होगी, या ये सारी हवाई बातें हैं? शिल्पा जी, ऐसा संभव है, लेकिन मैं आपको बताऊं, बिहार में जो जेडीयू में आरसीपी सिंह की बात चल रही थी, जिनको फिर उन्होंने अलग कर दिया नीतीश कुमार ने, हाँ? उस स्तर पे तो ये चर्चा काफी बड़े लेवल पे थी। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा समाजवादी पार्टी या जेडीयू में चल रहा हो, ऐसी चर्चा अभी तक हम लोगों तक नहीं पहुंची है। ठीक है, लेकिन मेरा एक और मतांतर है अपने महाराष्ट्र को लेकर के। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल तमाम लोग अलग होकर के आए और सरकार में शामिल हुए हैं, ये बिल्कुल सीक्रेट ऑपरेशन नहीं है शिल्पा जी। ठीक है, शिल्पा जी, आपने देखा होगा मीडिया में सारी बातें पिछले 2-3 महीने से चल रही थी। हाँ। और इवन कल सरकार में शामिल होने के पहले एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में स्वयं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जी शामिल थी। और उस मीटिंग में ये तय किया अजीत पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने कि हम लोग जा रहे हैं। और उन लोगों ने कहा है कि स्वयं शरद पवार ने कुछ दिनों पहले उनसे कहा था, अपने इंटरव्यू में कहा प्रफुल्ल पटेल ने कि देखिए,
सत्ता में केंद्र के फिर से मोदी जी ही आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, छगन भुजबल ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर भाई वही आने वाले हैं तो हम कहाँ भटक रहे हैं, हमको भी उनके साथ जाना चाहिए, हमको भी उनके साथ जाना चाहिए। और ये तय करके आपको मालूम होगा कि कल सवेरे कुल मिलाकर सुप्रिया सुले की बात कर ले, शरद पवार की बात कर ले, उन्हें कहीं न कहीं अंदाजा था इस बात का। गणेश जी अब रखिए अपनी बात। गणेश जी, अंदर खाने कहीं न कहीं अंदाजा था, उन्होंने मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने अजीत पवार। छाया मैडम जी, ये जो दीक्षित साहब ने जो कहा है कि सॉरी ये शिल्पा जी, दीक्षित साहब जो कह रहे हैं कि शरद पवार साहब बोले कि 2024 में मोदी जी वापस आएंगे, ये इसका सबूत कहाँ है? ये सरासर एक टेबल न्यूज है, ये सरासर टेबल न्यूज है। ठीक है, हाँ, ये आप जानते हैं कि जितना शरद पवार साहब को जितना बदनाम करेंगे उतना ही विपक्ष को वो फायदा मिलेगा। इसलिए ये ऐसी अफवाह मत फैलाओ, जो नहीं है उसके बारे में झूठ, जैसे एडॉल्फ हिटलर ने कैसे अपने कहा कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अफवाहें हैं, लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र की लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार तक क्यों आई? क्योंकि देखिए धुआं यूं ही नहीं उड़ जाता, बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता। इस पर भी आगे होगी बात। यादव साहब बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से आपका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। यादव जी भाई, ये शिगुफा है या वाकई में दम नजर आता है इस तरह की बातों में? संजय निषाद भी कह रहे हैं, रामदास अठावले भी कह रहे हैं, ओपी राजभर को भी हमने सुना, उनका रिएक्शन भी पूरे देश ने देखा। क्या वाकई में आरएलजी अलग होने जा रही है? समाजवादी पार्टी को झटका मिलने वाला है? देखिए, कुछ लोग राजनीति में केवल बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, तो वो बड़बोलापन कहीं ना कहीं आप देख रही हैं आज जब से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है 2024 का, वो सामने आ रहा है। जिन नेताओं ने संकल्प लिया था, जिन्होंने निश्चय किया था कि हम गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे, कमेरों की लड़ाई लड़ेंगे, आज वो कहीं ना कहीं उनके साथ जा करके मिल गए हैं, उनकी गोदी में बैठ गए हैं, जिन्होंने हमेशा से शोषण करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र को कहीं ना कहीं तहस नहस का काम करने का काम कर रही है, वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए चिंता का विषय है। एक इमरजेंसी लागू हुई थी सन 1975 में, तब अचानक से इमरजेंसी लागू हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में धीरे धीरे इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, फिलहाल तो सर बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षियों को झटका। नहीं, कुनबा कैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी? अरे एनसीपी के नेता टूटकर जा मिले ना बीजेपी के साथ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? कुनबा नहीं बढ़ा उनका? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सारे अनैतिकता के वो काम कर रही है, अनैतिकता की पराकाष्ठा लांग रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, डरा करके, धमका करके, लालच दे करके, वो राजनीति का एक विद्रूप रूप दिखाई दे रहा है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लालच की वजह से, डर की वजह से, सीधे सीधे बाकी नेता जो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के हंटर की वजह से, सुना आपने शांत प्रकाश जाटव जी कि बीजेपी इस तरह से अनैतिकता पर उतर आई है? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ गई। देखिए, ग्राउंड पर ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ सर, पहचान होती है। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, कुछ डिले है आवाज में थोड़ा सा, उनकी आवाज थोड़ा देरी से पहुंच रही है, तो हमें इत्मीनान के साथ सुनना होगा। बोलिए सर। देखिए, आपने अभी जो इसे प्रश्न किया उसका इन्होंने स्वयं जवाब दे दिया कि देखो, गफलत तो है, जिन लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सम्मान नहीं मिल रहा, वो लोग जो है वो सम्मान पाने के लिए, सरकार के साथ रहने के लिए, अब देखिए जब आप विपक्ष में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसका लाभ जो है, नुकसान जो है वहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। आप सरकार के साथ में आ जाते हैं तो जनता को सीधा सीधा उसका लाभ मिलता है और सब जगह जनता का जो प्रेशर है उन सब जनप्रतिनिधियों को ये परेशान कर रहा है कि अगर आप विपक्ष में रह करके ही काम करते रहेंगे तो हमारे यहाँ का जो विकास है, तमाम जो इस वक्त देश में विकास के काम चल रहे सब बाधित हो जाएंगे। और आप लोगों ने जो बिहार में जो बैठक की, अपना नेता तक नहीं तय किया, आगे का एजेंडा आपने तय नहीं किया, काम करने की क्या रीति नीति रहने वाली है वो नहीं तय की।
इन सब चीजों को देख करके कि इनका ढुलमुल रवैया है विपक्ष की एकता का, कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा। और देखिए जितने भी विधायक हैं सब समझदार हैं, वो जानते हैं कि अगर कोई ठोस इस तरफ की विपक्ष की तरफ से कुछ ठोस नीति बनती है तो रहने का लाभ है। अदरवाइज जो है ठीक है, सरकार के साथ में जाकर के मैंने कम से कम जो है जो सरकार के जो लाभ है वो सीधे तौर पर हमें मिलेंगे। विरोध करने से ही काम थोड़ी चलेगा। जो डेवलपमेंट के काम है अपने अपने इलाके में और बेहतर तरीके से कराए जा सकते हैं तो सरकार के साथ में रहना। तो यहाँ उनको उनका जो जिस क्षेत्र से वो लोग जनप्रतिनिधि हैं वो जनता भी उनके ऊपर एक उसका भी दबाव उन लोगों के ऊपर होता है। और यही कारण है कि इस प्रकार से चाहे आप बिहार में स्थिति देखें, बिहार में भी जिस तरीके से अभी चल रही है ठीक है, उसके पीछे क्या मंशाएं हैं, मगर वहाँ के भी विधायक जो हैं वो नीतीश जी के साथ में वो बकरी के तरीके से बंद करके चले जाएंगे नहीं, वो उन लोगों को भी स्वाभिमान से रहना है। तमाम जब नीतीश जी यहाँ से छोड़ करके गए तो तमाम बड़े जो चेहरे थे वो भाजपा में ही रह गए। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना उन लोगों का जमीर जो है वो वहां जाने के लिए, अरे जिसके साथ में आपका हमेशा 36 का आंकड़ा था, तमाम आज की डेट में लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो मुकदमे उनके परिवार पर मुकदमे वो भी भाजपा इनके नीतीश कुमार जी द्वारा लगाए गए हैं। और ये दोनों मिलकर के साफ दिखाई दे रहा है जनता को, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। तो ऐसे में किस तरीके से जो प्रदेश का भला हुआ, एक दूसरे का गला काटने के लिए दोनों तैयार बैठे हुए। तो ऐसे में जो वहाँ के जो विधायक हैं वो अपने आप को नहीं पुष्ट मान रहे हैं, सुरक्षित मान रहे हैं, इसलिए हो सकता है वो भी कोई स्टेप उठाएं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र में इन्होंने उठाया। ये वही हालात जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो बॉडी लैंग्वेज है अखिलेश जी का, ठीक है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि भाई इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये दल अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्हें नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, गणेश जी आप ही के पास आ रही हूँ, तो भाई वो तो जाएंगे ना, फिर जहां उन्हें सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, वो वहां पर ऑटोमेटिकली भागेंगे, जो ऐसा हुआ है। तो फिर इसमें बीजेपी की क्या गलती, कैसे अनैतिक हो गई? देखिए हमारे जो भाई साहब है उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी उन विधायकों को सम्मान नहीं मिला। अरे सम्मान क्यों, ये सम्मान की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें विधायक की टिकट दी गई, उनको मंत्री बनाया गया, और क्या चाहिए? और कौन सा सम्मान चाहिए? और कौन सा सम्मान चाहिए? ये मैं पूछना चाहता हूं। और ये बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भाई जो जमीर की बात कर रहे हैं, मैं जमीर की बात कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र में जिस तरह से सरकार की भूमिका रहती है उसी तरह विपक्ष की भी भूमिका रहती है। उस विपक्ष को भूमिका निभाने के लिए मौका ही नहीं दे रहे। और ये बार बार ये प्रोपोगंडा क्यों करे कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। हाँ। हम तो उनको सम्मान दे रहे। सम्माननीय अजीत दादा को उप मुख्यमंत्री बनाया, उनको विरोधी पक्ष का दल का नेता बनाया, और कौन सा सम्मान चाहिए उनको? हाँ। और ये कौन कह, ये बीजेपी वाले कौन कह, मैं उनसे एक ही एक कर रहा हूं कि बीजेपी को 40-25 साल जिन्होंने काम किया उन कार्यकर्ताओं का सम्मान इन्होंने बढ़ाया क्या? हाँ। उन्होंने सम्मान बढ़ाया क्या? मध्य प्रदेश की बात कहता हूं कि माधवराव सिंधिया के लड़के को यहाँ उन्होंने कांग्रेस से लिया, सीधा केंद्रीय में मंत्री बना दिया। वहां के 30-35 साल काम करने वाले किसी कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान क्यों नहीं बढ़ाया? ठीक है, तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है, इस फैक्ट को मैं दुकान दीक्षित जी से मैं समझना चाहूंगी। नहीं, एक ही आप कह रहे कि हमने तो भरपूर सम्मान दिया, अब इससे ज्यादा और क्या देते, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। ठीक है गणेश जी, मैं आती हूँ आपके पास। दीक्षित जी, क्या वाकई में ऐसा है? बात तो गणेश जी की जायज नजर आ रही है, क्योंकि देखिए विपक्ष के नेता उन्हें बनाया, मंत्री उन्हें बनाया, लेकिन उन्हें अगर उनकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल 7वें आसमान पर थी तो फिर भला कहां किसे कहां तक संतुष्ट किया जाए? इन्हीं के पार्टी के यशवंत सिन्हा जी जो अर्थ मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उनको इन्होंने बेइज्जत क्यों किया? ठीक है, और उसके बाद फिर बीजेपी करती है सम्मान की बात, मान की बात। फिर दीक्षित जी, हाँ। पहली बात तो जो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था उसके बारे में उन्होंने उसको कंट्रडिक्ट करते हुए कहा था कि झूठ फैलाया जा रहा है। ये गलत बात है कि शरद पवार ने कहा कि मोदी जी फिर से शासन में आएंगे। कल
जब सरकार में शामिल हुए छगन भुजबल, तो छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक में कहा है, गणेश जी उसको जाकर आप चेक कर लीजिए, कि शरद पवार ने हम लोगों से कहा अपनी अकेली बातचीत में। मैं वही बात पे आने वाला हूँ, कि अपने बात को सही ठहराने तो आप छगन भुजबल जी को काउंटर करिए, हमें काउंटर न करिए। छगन भुजबल जी, इसका अर्थ ये हुआ कि छगन भुजबल जी झूठ बोल रहे हैं, वही झूठ बोल रहे हैं इसका। और दूसरी एक बात और सुन लेते हैं गणेश जी, सुन लेते हैं। ठीक है, बोलिए। ठीक है, और एक बात और देखिए, गणेश जी ने कहा कि क्या सम्मान कम दिया था जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, विधायक बनाया तो कम किया। मैं गणेश जी से पूछना चाहता हूं कि 1999 में कांग्रेस को डिवीजन कर करके विधायकों को लेकर के शरद पवार निकल गए, एनसीपी बनाया, उनको क्या कांग्रेस ने कम सम्मान दिया था? तो अगर कोई नेता या कोई विधायक, जब उसको लगता है, एक मिनट बात पूरी हो जाए, उसको लगता है कि उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा है और उसे प्रॉपर महत्व नहीं मिल रहा है, तो आज की देश की राजनीति में उसको स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? जी ठीक है, जवाब आपका जल्दी से गणेश जी, उसके बाद इम्तियाज अंसारी आ रही है आपके पास। देखिए दीक्षित साहब जी, 1999 में खाली हम लोग ने एक सवाल पूछा था कि आने वाले चुनाव में अगर हमें लड़ना है तो विदेशी मूल का जो मुद्दा बीजेपी उठाने वाली, इसके लिए सवाल क्या है, यही हमने किया था। वहां पे कांग्रेस ने हमारा सम्मान किया था क्या? उस सवाल का जवाब न देते हुए हमें बेइज्जत किया गया, और जिनको ये बात अलग लगी, शरद पवार का सम्मान नहीं किया गया, तो इसलिए सर वो उनके साथ आ गए। उसमें कहां पे हमने देखिए सर, उसका मान सम्मान का कोई एग्जैक्ट पैरामीटर तो होता नहीं है, कहा किसको कौन सी बात बुरी लग जाए और किसके मान सम्मान को कब ठेस पहुंच जाए, तो वही है ना, हर कोई आजाद है, अभिव्यक्ति की आजादी है, फैसले लेने की आजादी है, जिसको जहां लगता है। अगर अजीत पवार को लग रहा था कि वो साइडलाइन हो रहे थे, मान सम्मान उन्हें नहीं मिला, तो वो अलग हो गए। एक मिनट दे दो, बोलिए। ठीक है, जल्दी से। आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब को पूछने की, किसी को सवाल पूछने की और ये हिम्मत है क्या? उतना सम्मान है क्या? उतना सम्मान है कि नरेंद्र मोदी साहब को सवाल पूछने का? उतना नहीं है सम्मान। शांत प्रकाश जाटव जी, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। कह रहे कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी से पूछने का क्या कोई इतनी हिमाकत कर सकता है? सम्मान है, सम्मान से जोड़ रहे हैं। नहीं, ये जो इन्होंने बात कही है, ये मेरी तो समझ में, ये मतलब सीधा नरेंद्र मोदी जी से ही पूछी जाएगी, हमसे पूछ लो ना, और तमाम पार्टी के वक्ता हैं और प्रवक्ता हैं, उनसे पूछ लो, पार्टी के और नेताओं से पूछ लो। सिर्फ जो है आपका जो है जवाब देने के लिए मोदी जी ही रह गए हैं। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और वो सब। देखिए ना, अपने लीडर की बात तो हर किसी को पसंद ही आएगी ना, उसे काटेगा कौन? अगर काटेगा तो जाहिर तौर पर वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो पार्टी में नहीं रहेगा, पार्टी को खुद ही छोड़ देगा। ठीक है, आऊंगे आप दोनों के पास। इम्तियाज अंसारी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश सचिव है जेडीयू के। मणिपुर की समस्या के बारे में आप ठीक है गणेश जी, मणिपुर की समस्या भी अलग है, अभी मुद्दे पर बात करते हैं। इम्तियाज अंसारी, देखिए बिहार में जिस बवाल के मचने की बात कही जा रही है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली स्थिति क्या है वो तो आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए शिल्पा जी, अब थोड़ा 1 मिनट आपसे समय चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, बोलिए। बिहार में जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार को जिस समय गिरा करके एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल करके वहाँ सरकार गिराने का षड्यंत्र भाजपा ने करके सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे को एक कलम आता है ना, लिखो अपने को 5 रुपए वाला, एकनाथ शिंदे को उसी तरह इस्तेमाल किया। आज वो लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, उनकी सदस्यता भी समाप्त होने वाली। लेकिन इसी समय बिहार में बड़ा खेला ये लोग करने की साजिश के थे। बिहार की विधायक ने बता दिया कि बिहार का विधायक टिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। बिहार में राजनीतिक डकैती भारतीय जनता पार्टी या कोई दल नहीं कर सकता है, एक बात। और दूसरी बात की भारतीय जनता पार्टी जिस सम्मान की बात करती है, वो सम्मान की बात करना सीधा सीधी बेईमानी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का दो चरित्र है, 2 चेहरा। सहदेव अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो अपने सहयोगियों के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ, अपने सहयोगियों को साथ लेकर के, विश्वास लेकर के उनको बढ़ावा, राजनीति में बढ़ावा देते थे। लेकिन आज दूसरा चेहरा अमित शाह जी का और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो अपने सहयोगी को धोखाधड़ी देते हैं, अपने सहयोगी अगर वाकई में ऐसा है तो आप फिर ये बताइए ना इम्तियाज अंसारी साहब, नीतीश कुमार तो एड़ी चोटी के जोर के साथ तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, फिर वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नीतीश कुमार जी पूरी तरह सफल है। एनसीपी कहाँ आ पाई साथ? एनसीपी साथ आने की बात सामने आ रही थी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुप्रिया सुले को देखा, लेकिन आज की तारीख में वो खुद जूझ रही हैं अपनी पार्टी में। नहीं, पार्टी उनकी टूट गई है। का परिणाम है कि प्रधानमंत्री ईडी सीबीआई धन बल का अंतर चला करके कुछ लोगों को और तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जनता के पास जाना है। 2024 में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने छल करके सरकार बनाया था। 2 से 3 महीने में वहाँ चुनाव होने वाला है, भाजपा का वहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है, दूसरा देश में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग एनडीए अलायंस में थे, अरुणाचल प्रदेश में हमारे 6 विधायक सुपड़ा साफ हवाओं में कह देने से हो जाता है क्या सर? मैं वही तो बार बार तमाम विपक्षी दलों से ग्राउंड पूछती हूँ कि किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर आप ये दावा ठोकते नजर आते हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की तस्वीर बनाने की कोशिश दिखाई देती है, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। एक एक करके विपक्षी दल जो छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बेंगलुरु की बैठक से पहले और कहीं किसी और राज्य से आपको झटका लग जाए। अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि एनसीपी के नेता 7,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है। हसन मुशर्रिफ जो विधायक है, उनके घर पे 2-3 दिन पहले ईडी सीबीआई का छापा। ठीक है, और अभी उसी पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ शामिल करवा लिया। शांत प्रकाश चटर्जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद फाइनल कमेंट लूंगी आप सभी से। प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। जिस एनसीपी को पानी पी कर कोस रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, उसी एनसीपी के नेता अब डिप्टी सीएम तक बना दिए गए। ये कहावत है, ना समझ की दोस्ती भी का जंजाल। ठीक वही विपक्ष की जो एकता जो है, ये यहाँ पर जो बिहार में बैठक हुई उसमें ये दिखाई दी। और वह सब लोग जो उस बैठक में देखने के लिए गए थे कि इसमें कितनी समझ है, वहाँ देखा कि सारी बात ही नासमझी की हो रही है। तो ये जो है जो घटनाक्रम शुरू हुए हैं, और इसी वही अपने प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, आपने अमित शाह जी एक करके प्लीज, एक करके। नींद हराम है ना, वो समझ में आ जाएगा। जिस तरह से इतिहास को, संविधान को बदल करके लोग। चलिए ठीक है, अब तो देखिए आप क्या पूछेंगे, जनता पूछेगी, और आप सभी से जनता पूछेगी। 2024 में सबका हिसाब जनता करना जानती है। आप सभी लोगों से मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले यादव साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, बचा लेंगे समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन को आरएलडी के साथ, या झटका लगने वाला है? बिल्कुल शिल्पा जी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन बचा है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं रोकने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है शिल्पा जी। और जिस प्रकार से अभी पटना में कुछ दिन पहले विपक्षी एकता हुई थी, कहीं न कहीं जो गठबंधन की बात हुई थी, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो नींद हराम है, और जो जिसको जहां जाना वो चला जाए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता शिल्पा जी। लेकिन चाचा भतीजे में सब सही है सर? कहीं ऐसा ना हो जैसा शरद पवार को लग रहा था कि सब सही है, ऑल इज वेल, और रातों रात खेला हो गया, सभा में भी हो जाए। समाजवादी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक होते हैं, और कहीं न कहीं जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जो देश को गुलाम बना रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं को तहस करती है, उनको दूर करने का भी काम किया समाजवादियों ने, चाहे अब चाहे इसके पूर्व में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सभा में कोई टूट नहीं है, कोई फूट नहीं है और ना ही हो सकती है। चलिए ठीक है, अंसारी साहब फाइनल कमेंट आपका। देखिए, भाजपा सम्मान की बात करती है तो वो पहले बताए ना कि आपने आदरणीय श्री अडवाणी जी के साथ, यशवंत सिन्हा के साथ कौन सा सम्मान दिया है। और सम्मान की नहीं, सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए और सत्ता का दुरुपयोग कर करके भाजपा अपना खरियत करके देश की राजनीति में उथल पुथल कर रही है। 2024 में भाजपा में श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आखिरी शासक साबित हो गए भाजपा के 2024। ठीक है, बोरिया बिस्तर बनने वाला है बीजेपी का, बस विपक्षी दलों को इतना तो अच्छे से याद है, लेकिन ये कैसे होगा इसका रोड मैप बताने के लिए, ब्लूप्रिंट देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। गणेश जी फाइनल कमेंट आपका। बात बात सिर्फ माली ही समझे, फूलों का दर्द झुकी डाली ही समझे। लोगों ने क्या अजीब रीत बनाई है, दिए का दिल जले और लोग उसे दीवानी समझे। बूंदों ने बगावत कर दी है। ठीक है, दरिया तेरी खैर नहीं। ठीक है, एक एक करके सर सुने गणेश जी को बोलने दीजिए। गणेश जी की आवाज दीजिए पीसीआर, बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिए का दिल जले और लोग उसे दिवाली समझे। इस तरह की
इस तरह की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अच्छा। मैं एक ही कहना चाहता हूं, मैं पूरा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कार्यकर्ता हूं और हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब एक सक्षम नेता है और आने वाले 2024 में आपको दिखाई देगा कि लोकतंत्र को न मानने वाले लोगों की क्या हर्ष होता है। ठीक है, क्या दिखने वाला है 2024 में? दीक्षित जी, फाइनल कमेंट आपका विश्लेषण इस पर क्या कह रहा है? ये महाराष्ट्र की लड़ाई क्या वाकई में बिहार और यूपी तक पहुंच जाएगी या ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल गेम है बीजेपी का? शिल्पा जी, सिर्फ दो बातें शिल्पा जी। एक, डीपी साहब को सिर्फ याद दिलाऊंगा कि सब जगह तो चाचा भतीजे की बात है, उनकी पार्टी में तो पिता को पुत्र ने बेदखल कर दिया, किस तरह से बेआबरू करके उनको बाहर कर दिया पार्टी से। और जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह इम्तियाज जी को याद होंगे। दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता थे, उनको 2009 के लोकसभा में सिर्फ सैद्धांतिक विरोध के कारण लोकसभा का टिकट नहीं दिया। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को वापस राज्यसभा में नहीं भेजा, तो ये होता है सम्मान अपमान। सिर्फ एक बात कहूंगा, एक श्लोक है, मानधाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूतो गतः सेतुर ये न महोदधो विरचितः क्वासो दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। देखिए, सत्ता के खेल में सत्ता यही रह जाती है, लोग चले जाते हैं। इसलिए सिद्धांतों की राजनीति करिए, देश के लिए और जनता के लिए जीना चाहिए लोगों को जी, ताकि नैतिकता की जब बात हो तो कम से कम आपके चेहरे अपने आप याद आ जाए। चलिए शांत प्रकाश जाटव, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। देखिए, फाइनल कमेंट तो इस वक्त में जो है, अभी जो बात चल रही है, इन सब लोगों ने अपने अपने पक्ष कहे। मैं मान करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी विधायकों की आवश्यकता नहीं है, सरकार बनाने के लिए कोई कहीं आवश्यकता नहीं है। मगर हो क्या रहा है कि सब जितने भी विधायक भाजपा के साथ में आ रहे हैं, उनको उस नासमझ संगठन के साथ में रहने का मन नहीं है। वो देख लिया उन्होंने और यही कारण है कि वो सब लोग अपने अपने संगठन को छोड़ करके भाजपा की ओर आ रहे हैं। और आने वाले समय में ये राष्ट्र के निर्माण में जो प्रगति जो इस वक्त में मोदी जी का जो चल रही है, उसमें सहयोग देना चाहते हैं और यही कारण है कि ये सब लोग जो है भाजपा में शामिल होने की ओर। अब अजीत की इस बगावत के बाद विपक्षियों पर कितना संकट या फिर इसे मैनेज कर लिया जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।